नमस्कार। कल मेरी कुछ बात रह गई थी जब मैंने योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बारे में कुछ बातचीत किया था। मुझे लगा आज मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं, अपने बात को कंप्लीट कर दूं। इसलिए मैं आज उसका पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। एक शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट वे में अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं। देखिए, कल मैंने बोला था कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बारे में मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि आप एक लकीर को लंबा करने के लिए दूसरी लकीर को छोटा कर देंगे। ये बात मैंने लंबी लकीर मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए कही थी और छोटी लकीर मैंने अमित शाह के लिए की थी। दोनों लकीर हैं, दोनों लकीर को अपने आप में बड़ा होने देना चाहिए। ये मेरा मेरा पर्सनल व्यू है। मैं जब अपने वीडियो को दोबारा सुना तो मुझे लगा कि शायद मैं कहीं ऐसा तो नहीं साउंड कर रहा हूँ कि योगी के लिए मैं थोड़ा सा हार्श हो गया हूँ। बट मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, इंटेंशनली ऐसा है नहीं। मैं पर्सनली योगी आदित्यनाथ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और इमोशनली उनको मानता हूँ। कुछ रीज़न है जिससे मैं उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ। देखिए, योगी एक बहुत ही डिसाइसिव लीडर हैं, बहुत लोनली हैं। ही इज़ अ लोनर बेसिकली। इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है जो कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम से थोड़ा सा अलग होता है। वो जनरली लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। संगठन से आए हुए हैं लेकिन स्टिल संगठन को अपने साथ लेके चलना उनकी बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। अगेन, वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन ये उनका नेचर है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, इनफैक्ट अभी जब रिसेंटली टीचर्स का पंच इन पंच आउट वाला जो अटेंडेंस सिस्टम उन्होंने लागू किया था, उसमें भी उनके मुख्य सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार सिंह जी, वो आए थे, वो उनके साथ थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर कहीं पर नहीं था। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने ब्यूरोक्रेट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और आज भी मेरे ख्याल से जो न्यूज़ आई है कि कुछ एमएलएज़ ने उनको बोला है कि पुलिस वाले या अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, तो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि आप उनका प्रूफ़ लेकर आइए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा शायद ऐसा नहीं बोला होगा उन्होंने। उन्होंने शायद ऐसा कुछ बोला होगा कि अगर ऐसा किसी अधिकारी ने किया तो आप एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे पता तो चले कहाँ पे क्या अधिकारी ने गलत किया, ताकि मैं उस पे करेक्टिव एक्शन ले सकूँ और उस चीज़ को अच्छे तरीके से जज कर सकूँ। योगी आदित्यनाथ का जो यूएसपी रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा है, तो वो किसी भी सूरत में उस यूएसपी को डाइल्यूट नहीं करेंगे, ये मेरा कंप्लीटली मानना है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए, इतनी बार जीते हैं। उनका एक गढ़ रहा है गोरखपुर का, तो उनके पास और हाँ, उनके सबसे बड़ा लेकिन यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर से ही पहले उनका यूएसपी वो सोचते नहीं हैं। एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में जैसे हालात चल रहे हैं भारत में, आने वाले टाइम पे हो सकता है 5 साल 10 साल जो भी टाइम लगे, बट एक टाइम योगी आदित्यनाथ जैसे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी इस देश को। वो 2029 में पड़ती है, 2034 में पड़ती है, 2039 में पड़ती है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, उनका एक टाइम ज़रूर है, ये इतना मुझे लगता है। और अभी उनकी उम्र भी कम है, 50-51 की हैं। राहुल गांधी से भी छोटे हैं। तो अभी तो उनका टाइम काफ़ी है। सिमिलरली अगर अमित शाह को देखें, वो भी उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो भी 60 के आसपास ही हैं शायद, 61 या 62 कुछ ऐसे ही हैं। शिवराज सिंह चौहान भी शायद 64 या 65 के ही हैं। तो ये सारे युवा हैं। हेमंत विश्व शर्मा भी युवा ही हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो ये सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मेरा जो कहने का मतलब ये था कि अगर हम एम्बिशंस की बात कर रहे हैं कि सपोज़ करो कि अमित शाह को एम्बिशन है पीएम बनने का, या योगी आदित्यनाथ को है, या फिर हेमंत विश्व शर्मा को है, या फिर केशव केशव प्रसाद मौर्य को है, किसी को भी है, तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात है। ये तो एक बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाला कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस भी हैं। तो वो एक बीजेपी का जो संगठन है, वो संगठन में कोई ना कोई आगे निकलेगा अपने-अपने टाइम के हिसाब से। शिवराज सिंह चौहान का टाइम नहीं आया अभी तक, उनका टाइम भी आ सकता था जिस टाइम नरेंद्र मोदी थे। उस टाइम पर भी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान वर लाइक इक्वल्स, बट देन नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। वैसे ही अभी भी कई सारे इक्वल्स हैं, हो सकता है उस टाइम पर भी लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें। मुझे लगता है अगली बार पीएम बनने के लिए अगर हालात बहुत ज़्यादा भारत के नहीं बिगड़े, या फिर बहुत ज़्यादा डिसाइसिव लीडरशिप, अगर मोदी ने इसी टर्म में काफ़ी कुछ डिसाइसिव लीडरशिप जो कि एक मोदी का बहुत बड़ा वोटर चाहता है, अगर मोदी ने इस टाइम पे कर लिया तो फिर शायद योगी आदित्यनाथ के लिए स्कोप अभी कम हो जाएगा। और वो स्कोप मेरे ख्याल से 2029 में अगर चेंज होता है तो शायद उस टाइम पर आदित्यनाथ तो एक डेफिनेटली कंटेंडर रहेंगे ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उस पर डिपेंड इस पे भी करेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है यूपी के इलेक्शन को लेकर, बाईपोल को लेकर एंड ऑल। बट अगर मोदी ने इस टाइम पर जो कई सारे सेक्शन हैं जिसको देख कर मोदी को अभी जो कि अभी मोदी से नाराज़ हैं, अगर वो उनको मोदी ने प्लेकेट कर दिया, शांत कर दिया, तो हो सकता है कि
योगी आदित्यनाथ के बारे में का इतना ज़्यादा जोर ना आए या उनके बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ ना उठे, और हो सकता है एक नेचुरल तरीके से या फिर सीनियरिटी के हिसाब से या फिर जो बीजेपी की प्लानिंग है उसके हिसाब से हो सकता है योगी आदित्यनाथ को बना दें, या हो सकता है अमित शाह को बना दें, हो सकता है मोदी रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे पॉपुलैरिटी वाइज डेफिनेटली मोदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, और बाय फार उनसे बीजेपी में भी अगर जो सेकंड लीडरशिप होगी उससे भी कई ज़्यादा आगे मोदी पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मोदी को बनने में बहुत टाइम लगा है। मुझे लगता है कि ना अमित शाह, ना योगी आदित्यनाथ या कोई भी नेता भी एज ऑफ नाउ वो मोदी के मोदी वो मोदी जिस प्रोसेस से बने हैं उस प्रोसेस में के इस प्रोसेस में अभी तक इनमें से कोई उतना गया नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक पॉपुलर लीडर हैं, बट दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मोदी का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम की बहुत बड़ी भूमिका रही है, गोधरा रॉयट्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और मोदी ने एक्चुअली डिसाइसिव लीडरशिप का जो पैमाना इंडिया में लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से आफ्टर इंदिरा गांधी मोदी ही एक ऐसे शख्स हुए हैं जो कि बहुत डिसाइसिवली एक देखिए 1 2 3 4 डिसीजन तो सभी सभी पीएम्स ने लिए होंगे मुझे लगता है, शायद इंद्र कुमार गुजराल ने भी लिया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो कंटिन्यूटी है डिसीजन को लेकर और जो उनकी पॉलिटिकल समझ है, मोदी का क्रिटिसिज्म बहुत होता है, मैं इस पे भी कभी अभी इनफैक्ट इस वीडियो में छोटी सी बात करूंगा, बट अदरवाइज़ मोदी का एक कंटिन्यूटी है डिसाइसिव लीडरशिप की, क्लैरिटी की, और भयंकर प्लानिंग की, और भयंकर एग्जीक्यूशन की। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। इनकरप्टिबल रहे हैं मोदी इतने टाइम से और प्लस मोदी संगठन में रहे, आरएसएस में रहे, बीजेपी के संगठन में रहे, गुजरात के सीएम रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोदी का एक बहुत लंबा अनुभव है, बहुत लंबा ट्रांसफॉर्मेशन का उनका प्रोसेस है, और उनके साथ कई सारे इवेंट्स जुड़े हुए हैं जिसने मोदी को मोदी बनाया है। और वो एक ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। योगी आदित्यनाथ तो मैं बोलूँगा थोड़े से फिर भी प्रिविलेज हैं, अमित शाह भी थोड़े से फिर भी प्रिविलेज हैं अनलाइक मोदी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को चूज़ किया गया था मठाधीश बनने के लिए। अमित शाह भी एक वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखी जो कि मोदी ने देखी है। मुझे लगता है कि शायद इसके अलावा हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने उस टाइप की स्ट्रगल देखी होगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी मोदी जैसे ही कुछ कुछ अनुभव है, लेकिन फिर मोदी इज़ बाय फार फार अहेड देन एनी ऑफ द सेकंड रिंग ऑफ लीडरशिप। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नैरेटिव तो खैर किसी को भूल के भी नहीं चलाना चाहिए कि योगी वर्सेस मोदी, क्योंकि इसमें डेफिनेटली बाय फार मोदी ही स्ट्रांग है। मोदी काफ़ी स्ट्रांग नहीं, काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले टाइम में मोदी कुछ वीक होने भी वाले हैं इसमें। तो उसमें तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, उससे एटलीस्ट पॉपुलैरिटी के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन क्या प्रॉमिस नहीं है? हाँ, प्रॉमिस तो बहुत है, योगी आदित्यनाथ बहुत प्रॉमिसिंग है, और जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि अमित शाह ही बहुत प्रॉमिसिंग है। मैं उनको ही पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। असंभव को संभव बनाने वाले हैं, जादूगर टाइप के बंदे हैं, और अमित शाह के साथ चाणक्य नीति को अपनाने वाले हैं, शांत रह के काफ़ी कुछ काम करने वाले हैं। हाँ, क्रिटिसिज्म उनके बहुत सारे हैं, कई सारे चीज़ों को लेकर लोग उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जैसे किसान आंदोलन को लेकर भी लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको। मुझे लगता है मोदी ने जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मोदी ने जो किसान आंदोलन वापस लिया था वो शायद इसलिए नहीं लिया था कि मोदी को मोदी आंदोलन जो कार्यों से के आगे झुक गए थे। मुझे लगता है मोदी ने एक डिवाइड होने वाला जो पूरा एक गेम प्लान बना था कि हिंदू और सिखों के बीच में एक डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है उस डिवाइड के बीच में कुछ भी हो सकता था, जैसे राइट्स हुए थे 84 के आसपास। तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन को मोदी ने उस अटेम्प्ट को मोदी ने ख़त्म किया था, शायद इसलिए मोदी ने उसको वापस लिया, जो कि मुझे लगता है प्रूडेंट डिसीजन है। डेमोक्रेसी में आप एकदम से आयरन फिस्ट रूल आप नहीं कर सकते हो किसी भी टाइम, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। चाइना का उदाहरण हर समय नहीं लेना चाहिए, बिकॉज चाइना और हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल थॉट्स में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ ज़रूर लोगों को सोचनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, और डेमोक्रेसी की कुछ कीमत होती है, और उस एक कीमत में ये बात ज़रूर है कि थोड़ा स्लगिश ग्रोथ होता है। अच्छा, डेमोक्रेसी भी, वो भी इंडिया ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर डिवाइड होने के बहुत सारे मुद्दे हैं, यूनाइट होने के लिए बहुत कम मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो भी रूलर बनेगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना बन जाए फ्यूचर में पीएम, या कोई बन जाए, वो उतना आसानी से उस चीज़ को नहीं ले पाएगा।
कहने की बात ज़रूर होती है कि हाँ, जब आप सीएम रहते हो तो आपको लगता है कि हाँ, आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे, बट पीएम और सीएम में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो मेरे ख़्याल से मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, जो मैंने कल बात कही थी योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह के बारे में, कि इस नैरेटिव का कोई मतलब नहीं है। ये नैरेटिव एक बेबुनियाद नैरेटिव है। इस नैरेटिव को जितनी जल्दी किल किया जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी की हित में नहीं है। प्लस मुझे लगता है कि टू मच ऑफ डिस्कशन है, टू मच ऑफ एनालिसिस है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता कि अमित शाह और योगी के बीच में कोई दरार होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बीच में आपस में रहता है, वो तो मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है, कि वहाँ पर भी फैमिली के अंदर जैसे होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, वैसे ही पार्टीज़ के अंदर भी होता है कि कुछ कुछ लोगों के आपस में मतभेद होते हैं। बट एज़ लॉन्ग एज मतभेद या एम्बिशन एक डेमोक्रेटिक विद इन द पार्टी स्ट्रक्चर और एक मर्यादा में रह कर किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। वो ऐसा तो होना भी चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब एम्बिशन हो ही ना, तब प्रॉब्लम है। तो ये एक इशू है। और दूसरी बात ये भी है कि नथिंग नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर बीजेपी सक्सेसफुल होती, अभी तक सक्सेसफुल थी, तो ये इस टाइप का कोई नैरेटिव नहीं था, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं रही, कुछ कुछ फॉल्ट लाइन दिखाई पड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें उभर के आ गई हैं। अदरवाइज़ अगर अभी से बीजेपी की सीट 300 प्लस या 350 प्लस या जैसा बीजेपी सोच रही है उसके हिसाब से होता, तो शायद ये सब डिस्कशन होते भी नहीं, और उस टाइम पे नैरेटिव कुछ और ही होता। तो आप ये समझ जाइए कि सच्चाई का इस डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है ये एक रिज़ल्ट पर डिपेंडेंट है, और उस रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट है, जो रिज़ल्ट अगर चेंज होता तो आज की जो देखने वाली सच्चाई है वो भी चेंज हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं ये बस बात को बोल रहा हूँ कि इस टाइप के नैरेटिव को ना ही फैलाया जाए तो बेटर है, क्योंकि इसका कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैं एक छोटी सी बात और भी बोलूँगा, मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा सा विस्तार करूँगा इसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा यूपी के बारे में होती है, जो कि बहुत ही सही नहीं है। बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे मीडिया हाउसेस, उनका एक कनेक्शन यूपी से रहता है या बिहार से रहता है, तो उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। यूपी और बिहार के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा के कारण बहुत सारे अदर इश्यूज़ जो हैं भारत के, अलग अलग पूरे भारत की अगर मैं बात करूँ, तो वो सारे के सारे इश्यूज़ हमारे सामने आ ही नहीं पाते हैं, और हम उनको एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं। और हमारा पूरा का पूरा एक जो माइंड स्पेस है, ये हमारा जो टाइम है पूरा उन सब बातों को सुनने में या उनको या उस पे लगा रहता है। जिस चीज़ को इट्स लाइक अ फ्लैगिंग अ डेड हॉर्स। कितनी बार आप उस चीज़ को बोलते रहोगे और अल्टीमेटली आप देखोगे उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा कभी भी। योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ, या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या सोर्स के थ्रू जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग यूट्यूब में जो लोग हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन का अल्टीमेटली कोई सच्चाई नहीं निकलती है। लोग आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, तो वो इट्स मोर लाइक रिएक्शनरी। अगर मैं बोलता हूँ चलिए ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी उनकी सही हो भी जाती है, कोई इनकी इन्फॉर्मेशन सही हो भी जाती है, बट इंडिया में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जिसको लोग उठाते नहीं हैं। मुझे आप बता दीजिए संदेश खाली के बारे में, जो भी अभी करंट चैनल्स हैं, उसमें उन्होंने कितनी बार उसके बारे में वीडियोज़ बनाए हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर मैं वीडियो देखूँ, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, इसके बारे में कितने ही सारे वीडियो बन गए हैं। मेरे ख्याल से शायद सैकड़ों वीडियो बन गए होंगे पिछले 1 महीने के अंदर। क्या इतने वीडियो संदेश खाली के बारे में बनाए गए? क्या इतनी वीडियो मणिपुर के बारे में बनाए गए? क्या इतनी वीडियो तमिलनाडु में जो हूच ट्रेजेडी हुई थी उसमें उसके ऊपर बनाए गए? क्या इतनी वीडियो आंध्र प्रदेश के ऊपर बनाए गए, मध्य प्रदेश के ऊपर बनाए गए, गुजरात के ऊपर बनाए गए, राजस्थान के ऊपर बनाए गए? ये सब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में इन सब चीज़ों का भी एक स्पेस होना चाहिए, जो कि उन सब चीज़ों को लेकर आए। सिर्फ नाम होने से कि आप नेशनल चैनल हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप नेशनल वाकई हो गए हो। नाम में क्या रखा है, अल्टीमेटली आपको उस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि नाम में कुछ नहीं रखा है। अल्टीमेटली क्वालिटी मैटर करती है, आपका स्कोप कवरेज मैटर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ आपको एग्जाम्पल्स का फर्दर बात करूँगा, बट आज मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि शायद हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं, प्लस जो हमारे यूट्यूब का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया है, यूट्यूब में आ गया है। मैं भी उनमें से एक ही हो गया हूँ। बट हम में से बहुत ही कम लोग बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम यूपी एंड बिहार का। तो मुझे लगता है यूपी और बिहार का कवरेज थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। और यूपी बिहार डेफ़िनेटली इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा पॉपुलेशन है यहाँ पर, इनकी बहुत सारी समस्याएँ हैं। भारत देश के बारे में जो भी नैरेटिव चलती है, सारी नैरेटिव आपको यूपी बिहार में मिल जाती हैं।
या फिर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि भारत देश में जो भी नैरेटिव चलती हैं वो यूपी बिहार से ही आती हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी, जैसा आप देखना चाहें देख सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं एक्चुअली, बट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और इसीलिए मुझे लगता है कि यूपी और बिहार के बारे में जितना कम से कम बातें, एक बैलेंस अप्रोच रख के हमें बात करनी चाहिए। और इस टाइप के जो कॉन्स्पिर इनफैक्ट यूपी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यूपी के भी कई सारे मुद्दे अलग अलग हैं, उसके बारे में बात किया जा सकता है, जो कि हम लोगों को पता नहीं होता है। बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और इनफैक्ट मुझे तो मैं जब सुनता हूँ कई सारे यूट्यूब चैनल्स को, जयपुर डायलॉग्स हो गया या फिर अजित भारती का हो गया, या फिर मैंने हर्ष का भी देखा है, हर्षवर्धन त्रिपाठी का भी देखा है मैंने, और उनका नाम प्रदीप सिंह जी का भी देखा है, और भी कई कई लोग जो भी टाइमलाइन में आते रहते हैं उनको देखा है। इनके पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इतने अच्छे तरीके से बोलने की कला है, बात को रखने की कला है, कि मुझे लगता है कि इनका ये बड़ा ही इनजस्टिस होगा अगर इन लोग के जैसे विद्वान लोग भी अगर भारत देश को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास पावर है, इनके पास मीडिया है, इनके पास इन्फ्लुएंस है, इनके पास इंटेंट है। बस मुझे लगता है थोड़ा सा नज़रिया अगर अपना बदल लेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और आई होप कि मेरा योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह को लेकर जो मेरी बात है, जो मेरा अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है, वो आपको कुछ ना कुछ तो सोचने पर मजबूर करेगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। और अगर ऐसा होता है तो वो मेरा एक अल्टीमेट एम होगा। स्टिल आई शुड से आई लाइक अमित शाह, आई लाइक आदित्यनाथ, आई लाइक शिवराज सिंह चौहान। इनफैक्ट मुझे तो अपोजिशन के लीडर भी कई सारे बहुत अच्छे लगते हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी अच्छे लगते हैं, राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे। इनफैक्ट बीजेपी के करंट लीडरशिप से ज़्यादा बेटर मुझे अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगे हैं। उत्तराखंड में मुझे हरीश रावत थे, वो मुझे अच्छे लगते थे। और अब अच्छा का मतलब ये मत समझ लेना आप कि मैं बिल्कुल हर चीज़ उनकी बिल्कुल परफेक्ट होती थी, लेकिन हाँ, मोर और लेस अच्छे लगते थे। मुझे ईस्ट पार्ट के सारे बंदे अच्छे लगते हैं, ईस्टर्न इंडिया के, तो सारे बंदे मुझे बहुत ही सही लगते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर मुझे बंदे अच्छे लगते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के हैं। तो ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ एक पार्टीज़ को लेकर ही सोचता हूँ या दिमाग लगाता हूँ, बट हाँ, ज़्यादातर डिस्कशन बीजेपी को लेकर होता है। वो सत्ता में भी हैं, उनकी सरकार भी है, उनका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। आपने कभी देखी कि इस टाइप की जितनी ज़्यादा एनालिसिस बीजेपी की होती है, और ये बात मैं बहुत पहले देखता आ रहा हूँ, उतनी एनालिसिस शायद कांग्रेस से कभी नहीं हुई होगी, उतनी एनालिसिस समाजवादी पार्टी की कभी नहीं होगी, लेफ़्ट की कभी नहीं हुई होगी। जितना ओपन और जितना ज़्यादा डिस्कशन, जितना ज़्यादा स्पेस बीजेपी के नेता लोग लेते हैं, और ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी और मीडिया में कुछ साठगांठ है। मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि बीजेपी की बातें एटलीस्ट दिखाई तो पड़ती हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है, डिस्कशन क्या चीज़ चल रहे हैं, कहाँ पे लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं। बाकी पार्टी तो काफ़ी ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक उनकी सीलिंग है जो कि जिसके आर पार दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ दिखाई पड़ती हैं, उसके बियॉन्ड चीज़ दिखाई नहीं पड़ती हैं। बीजेपी में शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बीजेपी का प्लस पॉइंट भी है, और बीजेपी के लिए कभी कभी बैकफायर भी करता है। एनीवे, वीडियो मेरा फिर से लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, बट आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस नहीं, मैं एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।